वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स माय नेम इज अमित किलोर ईपीएफओ 2025 की जो नोटिफिकेशन है दैट केम ऑन द 29th ऑफ द जुलाई टेंटेटिवली एग्जाम जो है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन द 30th ऑफ द नवंबर। यूपीएससी ने अभी डेट जो है वो अनाउंस नहीं की है, बट इट इज अज्यूमिंग कैलेंडर को देख के लग रहा है कि जो एग्जाम है वो 30 नवंबर को होगा, मतलब कि हमारे पास 4 महीने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। नाउ फॉर द पीपल दिस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि इस बार ईपीएफओ के 2 एग्जाम नहीं होंगे, एक ही होगा। पहले ईपीएफओ का जो एग्जाम था उसमें 2 एग्जाम कंडक्ट करते थे, एक ईओ स्लैश एओ एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का, एंड अनदर वन बी दी एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सो देयर वर सेपरेट एग्जाम्स फॉर इट। दिस टाइम जो ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आई है, इन दोनों एग्जाम्स को एक कंबाइंड एग्जाम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, विच मीन्स कि देयर इज नो सिलेबस डिफरेंस। जो एपीएफसी का सिलेबस है वही बेसिकली ईओ एओ का सिलेबस है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। हम पूरा का पूरा ईपीएफओ की जो प्रिपरेशन है इसके लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सो दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द डॉक्टर यूपीएससी। दिस इज द वेबसाइट बाय द नेम ऑफ द डॉक्टर यूपीएससी। नाउ अगर यहाँ पे कोर्सेज पे जाते हो, ईपीएफओ के कोर्स पे क्लिक करना एंड यू विल गेट दिस कोर्स। इस क्लास में, इस पूरे के पूरे क्या नाम है कोर्स में, हम ईपीएफओ का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। दिस इज अ सैम्पल क्लास ऑफ द सेम कोर्स। इसी प्रकार से हम सारी की सारी क्लासेस किया करेंगे। यू विल गेट इट इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट एंड इन द लाइव फॉर्मेट ऑल्सो। प्राइमरली हमारा जो ज्यादा प्रेफरेबल मीडियम है दैट इज द रिकॉर्डेड, तो हम सारी की सारी क्लासेस का अच्छा सा कोर्स बना के रिकॉर्ड करके उसको आपको दे देंगे। द रीजन बीइंग दैट कि रिकॉर्डेड क्लासेस में हम आपको कंटेंट ज्यादा दे सकते हैं, कंडेंस करके दे सकते हैं। यूजुअली लाइव क्लासेस में अगर 2.5 घंटे की क्लास होती है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर वेस्ट हो जाता है। सो टू सेव, क्योंकि हमारे पास समय कम है, टू सेव द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स, टू सेव द टाइम ऑफ योर्स एंड टू एक्चुअली गिव यू द मोर कंडेंस्ड कंटेंट, हम उसमें बहुत कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड रखेंगे एंड देन दे विल ऑब्वियसली एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट देयर विल बी अ लाइव इंटरेक्शन सेशन, और जो क्लासेस लाइव होनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है दोज वुड बी लाइव। सो दिस इज बेसिकली दैट सैंपल क्लास जिसमें जिस प्रकार से हम आपको लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कराएंगे। ऑलराइट, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो मैं एकदम बिल्कुल फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि जो ईपीएफओ का जो एग्जाम है उसमें ये टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, इसके अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 4 सेक्शंस, अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो 4 सेक्शंस है। द फर्स्ट वन बीइंग द थियोरिटिकल, पहला पार्ट है थ्योरी को पढ़ना। राइट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, लेट मी जस्ट एक्चुअली डू दिस। द फर्स्ट पार्ट इज टू अंडरस्टैंड थ्योरी। थ्योरी इन द सेंस जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते क्या है, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड सो ऑनवर्ड्स, इनका एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और इनकी एकेडमिक क्या नाम है अप्रोचेस क्या होती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को यूनिटरी एटीट्यूड से देखें, प्लुरलिस्ट जो थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, वो क्या कहती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बीच में। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, इन सबके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको कैसे स्टडी करना है। उसको स्टडी करने के अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे कि यूनिटरी। यूनिटरी पर्पस ये कहता है कि भाई सब के सब एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करे तभी इंडस्ट्रियल रिलेशन सक्सेसफुल होंगे। मार्क्सिस्ट ये कहता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो वर्कर और एम्प्लॉयर के एक्सप्लॉयटेशन के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। सो जस्ट लाइक दो थियोरिटिकल थ्योरीज होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। देन सिमिलरली ट्रेड यूनियंस, उसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाए गए हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की कब ट्रेड यूनियंस बनना स्टार्ट हुए थे, इंडिया में कौन कौन से लॉ हैं जो कि ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करते हैं, भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में किस प्रकार से फंक्शन करती है। सो ऑन। द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अगेन द सेम थिंग, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड होती है कि जो वर्कर्स हैं टुगेदर एक साथ मिलके एम्प्लॉयर के साथ या इंडस्ट्रीज के साथ किस प्रकार से बार्गेन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के साथ कैसे बार्गेन कर सकते हैं। एंड देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, किस प्रकार के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, उनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, एंड अगर कुछ क्रिएट हो जाता है तो हाउ डू यू इंश्योर द सेटलमेंट ऑफ दोज डिस्प्यूट्स बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, बिटवीन द इंडस्ट्रीज, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट स्पेसिफिकली उसका। सो दिस इज व्हाट द थियोरिटिकल पार्ट ऑफ दिस थिंग विल एक्चुअली बी। सो ये जो थियरी है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 2 से 3। इट्स अ स्मॉल चैप्टर, इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप एक्चुअली 2 से 3 क्लासेस के अंदर इसको पूरे के पूरे चैप्टर को, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ सकते हैं। नाउ देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसके बाद विच इज रिलेटेड टू द लेबर लॉज। एक बार अंडरस्टैंड कीजिएगा लेबर लॉज क्या होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे से, एटलीस्ट नहीं तो 40 के करीब लेबर लॉज थे। उन सबको गवर्नमेंट ने कंडेंस करके, एक साथ को कोएलेस करके, उसको मिक्स, सबको एक इकट्ठा मिक्स करके सिर्फ 4 कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टैंड दैट। सो देयर वर एटलीस्ट मोर देन 40 लेबर लॉज।
उनमें से गवर्नमेंट ने जो भी एक दूसरे से एसोसिएटेड थे, जैसे कि वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, रेन्यूमरेशन ऑफ वेजेस, इससे रिलेटेड वेज देने से, यानी जो तनख्वाह होती है वर्कर्स की, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने पिछले 100 साल में टोटल 4 लॉ बना रखे थे। तो बड़े मल्टीपल लॉज थे, उससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चारों को कंबाइन करके एक सिंगल लॉ में बदल देते। नाउ ऐसा गवर्नमेंट ने करके टोटल 29 लॉज को 4 कोड्स में बदल दिया। नाउ दिस हैपेंड इन 2019 टू 2020। अब हमारे देश में टोटल 4 कोड्स हैं, वो स्पेसिफिकली सारे के सारे जो लेबर लॉज को कंबाइन करके बने हुए, राइट? बाकी जब अभी अभी कुछ बचे हुए हैं, बट टोटल 29 लॉज को कंबाइन करके टोटल 4 लेबर लॉज में कन्वर्ट कर दिया। अब ईपीएफओ में सिचुएशन ये है कि दोनों आते हैं। ये जो नए वाले 4 कोड हैं, इनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, एंड जो ये पुराने वाले 29 है, इनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। सो वी बेसिकली नीड्स टू डू दी बोथ। सबसे पहले ये मेजर लेबर कोड्स। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही आप एक बार ध्यान से देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 36, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 65 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976। ये टोटल 4 एक्ट थे, इनको कंबाइन करके एक सिंगल एक्ट बना दिया था, कोड ऑन वेजेस ऑफ द 2019। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है तो हम सिर्फ एक ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसके 2 रीजन है। पहले, ये सारे के सारे बन गए हैं, बट ये फुल फ्लेजेड इंप्लीमेंट नहीं हुए। ओके, दे आर देयर, बन गए हैं ये यहाँ पे बन तो गए हैं, बना दिया है, बट इनकी फुल इंप्लीमेंटेशन अभी भी बाकी है। 6 साल के बाद भी, 2025 में भी अभी तक नहीं हुई है। सो हेंस ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। दूसरा, हम इन सबको क्यों पढ़ रहे हैं? इन सबको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ईपीएफओ में दोनों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो वी नो कि पुराने वालों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वी नो कि नए वाले से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हेंस वी एक्चुअली नीड टू डू दिस। सो 2 सेक्शन हो गए। अगर आप एक बार थोड़ा-सा दिमाग थोड़ा-सा नोटिस करें, एक बार ज़रा अटेंशन यहाँ पे बनाए रखें। तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको पढ़ने के बाद एक हमारा सेकंड सेक्शन है, जिसमें ये 4 कोड्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट? 4 कोड्स अगर आप देखें, ये आपको मैं जो सिलेबस दिखा रहा हूँ, एक तो कोड ऑन वेजेस है, फिर दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक लॉ बनाया गया है, फिर एक सोशल सिक्योरिटी के ऊपर एक लॉ बनाया गया है, एंड देन उसके बाद एक बड़ा लंबे वाला द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन, इसके ऊपर एक कोड बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से इनके अंदर सब्ज्यूम किए हुए हैं। सब्ज्यूम का मतलब टोटल 4 एक्ट थे, उसका बना के एक सिंगल एक्ट बना दिया। ये 4 होने चाहिए थे, अब इनको करके एक कर दिया है। सिमिलरली ये ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, इन तीनों को मिक्स करके एक सिंगल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बना दिया। सो ऑनवर्ड्स यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कॉम्पनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेट्युटी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वाला, सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड, इन सबको मिला के एक सिंगल कोड में बदल दिया गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। नाउ आप में से किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था मुझे कि सर सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी एक टॉपिक है ईपीएफओ के पेपर में। वेल दिस इज द मतलब। देखो, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, कॉम्पनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेट्युटी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। यही सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का जो टॉपिक है, उसमें हमें ये पढ़ना होता है कि प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस के, कॉम्पनसेशन के कौन से एक्ट है। एंड द फोर्थ वन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये सारे के सारे जो एक्ट थे, फैक्ट्रीज, माइंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेल्स प्रमोशन, वर्किंग जर्नलिस्ट, मिसलेनियस प्लांटेशन लेबर, इन सबको मिला के इन्होंने एक एक्ट में बना दिया। सो पहले तो एक फोकस रहेगा इन चारों के चारों कोड को पढ़ने पे, और उसके बाद जो ये पुराने वाले जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, जिनके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट पे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ग्रेट्युटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, चाइल्ड लेबर वाला, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, अप्रेंटिस एक्ट और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सिक्योरिटी एक्ट। ये वो वाले कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में क्या नाम है, ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दिस बिकम्स द थर्ड सेक्शन। इनको कहते थर्ड सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द लेगेसी कोर्स। ये तीसरे वाले सेक्शन। एंड देन इसके अलावा चौथे वाला कौन सा? तो मिसलेनियस, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन लेबर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो ये वाला जो सेक्शन है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे इंडस्ट्रियल लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से रिलेटेड, उन सबको पढ़ने के लिए हमें ये 4 एरियाज के ऊपर फोकस करना है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग इट टुडे। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल फर्स्ट डू दीज 4 कोड्स। ये 4 कोड हैं, ये सिंपल और आसान है, इनसे करना बेसिकली पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे मैं सारे के सारे कोड्स के जो कंटेंट है पढ़ने के लिए वो मैं आपको दे दूंगा और मैंने इनको कंडेंस किया हुआ वेरी स्पेसिफिकली। देखो ये जो है सिर्फ 4 पेजेस का बनाया है, कोड ऑन वेजेस एक्ट ऑफ 2019। तो अब इसको पूरे एक्ट को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आने हैं? 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, चारों के मिला के 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं हाइपोथेटिकली। तो पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। तो अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा कोड ऑन वेजेस एक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सेलिएंट फीचर्स है वो बताता हूँ। ज़्यादा समय लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 15 के करीब पुराने वाले कोड पढ़ने हैं, 4 पुराने वाले लॉ पढ़ने हैं, 4 ये नए वाले कोड पढ़ने हैं। तो कम से कम 20 कोड पढ़ के हमें रिवाइज़ भी करने हैं, कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं। तो हमारे पास और बाकी देयर आर अदर 9 सब्जेक्ट्स आल्सो। सो वी विल हैव टू इंश्योर कि हम पढ़ाई इस प्रकार से करें कि हमारे एग्ज़ाम में भी काम आए और हमारा समय भी बेसिकली बहुत ज़्यादा व्यर्थ ना करे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ द डे लेट्स फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे लेट्स अंडरस्टैंड द कोड ऑफ द वेजेस 2019 होता क्या है ये, ठीक है? द सिंपल थिंग इज दैट इट्स क्वाइट एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले जो ये कोड ऑन वेजेस है 2019 में जो बना है, ये गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया था, जहां पे पुराने 4 लॉज को कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। इतना मतलब पुराने 4 लॉज जितने लोगों को कवर करते थे, उसका जो ये स्कोप था वो बढ़ा दिया। अब देश के सारे वर्कर्स, चाहे वो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, 100% ऑफ दोज पीपल आर बेसिकली कवर्ड इन द कोड ऑन द वेजेस एक्ट। 50 करोड़ से भी ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो इस वेज एक्ट के अंदर अब आते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, वर्कर क्या होता है और एम्प्लॉय क्या होता है, इसमें एक डिफरेंस है जो डेफिनेशन हमारे लॉ में दी गई है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दीज आर दी 4 एक्ट्स जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे, जिनको कंसोलिडेट करके एक सिंगल एक्ट बनाया गया है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का था, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 65 का और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 का। तो अब ये चारों के जो प्रोविजन है वो एक सिंगल एक्ट के अंदर है, कोड ऑन वेजेस एक्ट ऑफ द 2019। ठीक है? पर्पस क्या था? वेज और जो बोनस होती है, जो तनख्वाह दी जाती है वर्कर्स को और बोनस की जो होती है, उसको रेगुलेट करते, पूरे के पूरे इंडिया में यूनिफाई कर दे, सेम सिस्टम हर जगह पे चलेगा। लेबर वेलफेयर होगा इससे, और हो सकता है जो सारी लेबर पॉलिसीज पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म रहेंगी तो उससे लेबर की ग्रोथ होगी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, सबके ऊपर अप्लाई होती है। मिनिमम वेजेस और टाइमली पेमेंट्स का बेसिकली इसके अंदर प्रोविजन बना रखा है। आई टोल्ड यू, देखो सबसे पहले कुछ थोड़ा सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बात करें, 2019 में इसको नोटिफाई किया गया था। ठीक है? पार्ट ये पूरा का पूरा प्लान जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जितने भी 44 लेबर लॉज हैं इन सबको कंसोलिडेट करके हम एक मतलब सिंगुलर लॉज बनाएंगे। तो ये जो 4 सिंप्लीफाइड कोड है, ये उसी प्रोसेस उसी प्रोजेक्ट का बेसिकली एक हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले कोड ऑफ वेजेस एक्ट को कंसोलिडेट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ द 4 प्रपोज्ड कोड्स टू बी इनेक्टेड, ये लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और 2019 में बेसिकली ये गवर्नमेंट को ये एक हमारे देश का लॉ बन चुका था। बट द थिंग इज दैट कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फेज्ड होगी। लॉ जब बन जाता है तो उसको गवर्नमेंट उसकी उसकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी नोटिफिकेशन पे डिपेंड करती है। तो गवर्नमेंट जब तक नोटिफाई नहीं कर देती है तब तक नहीं होगा। अब ये जो लॉज हैं, लेबर लॉज, ये दोनों को नोटिफाई करने होते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी थोड़ी सी स्लो हो रही है। कुछ प्रोविजंस 18 दिसंबर 2020 से उसमें क्या नाम है इफेक्ट में आ गए थे, बट अभी फुल ऑपरेशनलाइजेशन होना बाकी है। कम से कम नहीं तो 50 करोड़ से भी ज्यादा जो वर्कर्स होंगे उनका इम्पैक्ट आएगा। ये चारों के चारों याद रख के चलना कि दीज आर दी 4 लॉज जो कि बेसिकली क्या कहते हैं, इस एक्ट के अंदर सब्ज्यूम किए गए हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि यहाँ पे सबसे पहले वेजेस के बारे में बात करते हैं। वेज, दिस वर्ड हैज बीन डिफाइंड, और वेज होता क्या है यहाँ पे, इसको अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले वेज का मतलब है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस। इन 3 चीजों को कहेंगे वेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वेज इस एक्ट से बन सकता है, कोड से बन सकता है, दिस इज द वर्ड वेज। कहते किसको है? नाउ वेज अलग अलग तरीके से डिसाइड की जाती है। तो किसी एम्प्लॉय को या किसी वर्कर को जब पेमेंट की जाती है तो उसके बड़े सारे से सेक्शन होते हैं, जैसे कि किसी को होम रेंट का कोई अलावेंस दिया गया है, किसी को गाड़ी का अलावेंस, फोन का अलावेंस, किसी को बोनस मिलता है, किसी को कुछ सैलरी मिलती है। तो एक सैलरी के और एक वेज के अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं। ठीक है? अलग अलग कॉम्पोनेंट के अंदर इस लॉ में डिसाइड किया गया है कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, जो ये 3 सेक्शन होंगे, जो ये 3 आपके सैलरी के स्ट्रक्चर में होंगे, इन तीनों को कहा जाएगा वेज। दिस शैल बी दी समथिंग व्हिच वुड बी कॉल्ड एज द वेज। इसके अलावा बाकी जैसे कि स्टैट्यूटरी बोनस, यानी कि जो बोनस मिलता है, कन्वेयंस अलाउंस,
ओवर टाइम, पीएफ कंट्रीब्यूशंस, ग्रेट्युटी के लिए जो पैसा जाता है, इसको वेज नहीं कहा जाएगा। ये आपका एक्स्ट्रा, ये आपकी सैलरी, राइट? दिस वुड बी पार्ट ऑफ योर सैलरी। ये आपका पूरा आपको मिलेंगे। आपको जैसे सपोज कीजिए कि 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, उस 50,000 में से आपकी बेसिक पे 15,000 है, डियरनेस अलाउंस 5,000 है, रिटेनिंग अलाउंस 5,000 है। तो इसका मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 25,000 रुपए की वेज हुई। और उसके बाद लेट्स से कि आपका कन्वेंस अलाउंस, स्टैट्यूटरी बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन और एक्स्ट्रा चीजें मिलकर टोटल 50,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है। सो यहां पर वेज की डेफिनेशन है विच द एग्जाम कैन एक्चुअली आस्क यू। एग्जाम स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार वेज के अंदर क्या आता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। वेज में क्या नहीं आता है, किस चीज को वेज नहीं कहते हैं? स्टैट्यूटरी बोनस, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। So this is included. So this will become part of your wage and this is excluded. ये आपकी सैलरी होगी, यू विल गेट दिस मनी, बट इसको वेज नहीं माना जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो ये क्या नाम है, जैसे कि बोनस मिल गया आपको, ओवर टाइम के पैसे मिले, तो वो आपकी वेज नहीं है, वो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है, जरा ध्यान से सुनो, द 50% रूल। इफ एक्सक्लूजन्स exceed 50% of total remuneration, the excess is considered to be the wages. यानी कि बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस टू बी एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्रॉस सैलरी। कहना क्या चाह रहा है, ये छोटी सी बात है, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। अब कैच क्या है, ये बेसिक पे प्लस रिटेनिंग अलाउंस जो भी हो गया, और दूसरा तीसरा वाला रिटेनिंग अलाउंस के साथ डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू वेज। ये जो वेज होती है, इसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर होता है उसको आपका ग्रेट्युटी, आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो जनरली एम्प्लॉयर क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को कम कर देते हैं और दूसरे सेक्शंस को बढ़ा के आपको ज्यादा पैसे देते हैं जो वर्कर्स होते हैं। जैसे कि ये बेसिक पे और रिटेनिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस को एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर कर दिया इनको 10,000 रुपए का, और उसके बाद उसको कहा कि हम आपको रेंट अलाउंस दे देंगे, हम आपको ट्रांसपोर्ट के अलाउंस दे देंगे, हम आपको बोनस दे देंगे, हम और कुछ दे देंगे, और इस प्रकार से हम आपको टोटल 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, राइट? आपकी सैलरी हो गई 50,000 रुपीज, यू आर क्वाइट हैप्पी कि हमें मेरे हाथ में 50,000 रुपए आ रहे हैं, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बट जो वो फाइलिंग होती है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपकी बेसिक पे और रिटेनिंग और डीए को मिला के टोटल 10,000 रुपए होते हैं। तो इसके बेसिस पे वो जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड की पेमेंट कर देता है, इसके बेसिस पे वो ग्रेट्युटी की पेमेंट कर देता है, क्योंकि ये सब तो उसका एक्स्ट्रा बोनस टाइप की कुछ खर्चे हो रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट के वेजेस एक्ट ये कह रहा है कि कुछ भी करके दिस शेल बी 50%, ये 50% तो होगा ही होगा। अगर वेज है तो वो आपकी सैलरी की कम से कम नहीं तो 50% होनी जरूरी है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपकी सैलरी थी, आपकी ये बेसिक पे, रिटेनिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस का टोटल आपको मिला 25,000 रुपए, राइट? दिस इज 25,000। देन उसके बाद आपकी जो कंपनी थी उसने आपको 35,000 रुपए और दे रही हो, ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया 35,000, बट दोज आर एक्स्ट्रा एक्सक्लूडेड थिंग्स, ये वाली चीजें, स्टैट्यूटरी बोनस मिला के, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ओवर टाइम, ग्रेट्युटी, ये सब मिला के बेसिकली उन्होंने इसको 35,000 रुपए और एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये गलत है, ये कम से कम नहीं तो 50% होना चाहिए। तो अगर आप इसकी टोटल सैलरी देखोगे तो 35 5 40 60,000 हो गई, इज इक्वल टू 60,000, राइट? टोटल सैलरी 60,000 है, लेकिन बेसिक पे वाली और जो वेज है इसको ये काउंट कर रहे हैं, वेज सिर्फ 25,000 रुपए नहीं। तो यहां पे ये 50% वाला रूल लगेगा कि अगर एक्सक्लूजन रेम्युनरेशन से 50% से बढ़ जाते हैं तो एक्सेस वेजेस में कंसीडर किया जाएगा। तो जो ये एक्सक्लूजन था ये 50% से बढ़ गया, क्योंकि टेक्निकली 30,000 रुपए का 50% होना चाहिए, एक्सेस हो गया 5,000। सो दिस 5,000 वुड एक्चुअली बी पार्ट ऑफ द वेजेस। सो टेक्निकली यहां पर वेजेस हो गई 30,000, नॉट दैट कि वो जो मानना चाहे। यू गेट द आइडिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? जनरली स्पीकिंग हम ये जो वेजेस वाली जो डेफिनेशन है, दिस इज वेज, ये जो वेज की जो डेफिनेशन है ये दी जाती है ताकि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो होते हैं, बोनस जिसके बेसिस पे दिया जाता है, पीएफ जिसके बेसिस पे भरा जाता है, वो कैलकुलेट हो सके। तो गवर्न जो सैलरी होती है उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, एक बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, कन्वेंस, ऐसे कर करके। तो वो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको कितने भी पैसे दे सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट कि उसने उसका इसका क्या स्ट्रक्चर बना रखा है।
तो जनरली एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि ये जो बेसिक पे वाला और ये वेज वाला जो सेक्शन है ये कर देते हैं छोटा, ये रख दिया 10,000। ठीक है, कोई बात नहीं, सैलरी उन्होंने हाई रखी हुई है, सैलरी उन्होंने कर रखी है कम से कम नहीं तो 50,000 की, लेकिन वो 50,000 के अंदर वो ये एक्सक्लूजन वाले सेक्शन को ज्यादा इंक्लूड करके रखते थे, ताकि उनका जो ये आउटपुट होता है पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन का, ग्रेट्युटी का, ये जो बोनस बोनस का, ये कम हो जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि किसी भी सिचुएशन में जो वेज है, ये बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस जो है, ये कम से कम 50% होंगे, और अगर 50% नहीं है तो वो माने जाएंगे चाहे कितने भी हो। जितने पैसे मिल रहे हैं उसका 50% आपका वेज में काउंट हो गई होगा। ज्यादा हो सकता है बट अगर कम करने की कोशिश करोगे तो होगा ही होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पूरा का पूरा जैसे डिटेल में अगर आप देखना चाहें, सो दिस इज इट। सी, जनरली जो भी रेम्युनरेशन होती है, ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस जो है इसको कहते हैं वेज। एक्सक्लूजन में कोई भी चीजें जैसे कि बोनस जो होता है, एचआरए है, कन्वीनियंस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, पीएफ, पेंशन, ग्रेट्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन सबको कर दिया जाता है एक्सक्लूड। पर ये जो एक्सक्लूजन्स हैं दे डिपेंड ऑन योर वेज, वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयर उसको ट्रिकी अपनी अकाउंटेंसी के ट्रिक में उसको कम करने की कोशिश करता है। तो यहां पर ये 50% रूल इंट्रोड्यूस किया कि भाई 50% ऑफ एम्प्लॉयज टोटल रेम्युनरेशन, उसको वेजेस का पार्ट ही कंसीडर किया जाएगा। तो किसी भी सिचुएशन में बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस कम से कम नहीं तो 50% होगा ग्रॉस सैलरी का। दिस इज द सिचुएशन विच दे हैव डन, राइट। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि स्पेसिफिकली कि एक तो ये बेसिक पे जो कंपोनेंट है बहुत सारे लोगों के लिए बढ़ जाएगा। हायर प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युटी में कंट्रीब्यूशन करेंगे, दोनों को करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को भी करना पड़ेगा। इससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि कंपनी को अब एक्स्ट्रा ग्रेट्युटी और एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड के अंदर पेमेंट करनी है। इमीडिएटली टेक होम हो सकता है एम्प्लॉयर का कम हो, लेकिन हाँ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट और उसकी जो इंश्योरेंस है, उसकी जो पीएफ है, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज डन। देन द एम्प्लॉय वर्सेस वर्कर। एम्प्लॉय अलग होता है और वर्कर अलग होता है। दिस कोड ऑन द वेजेस, कोड ऑफ द वेजेस, दिस अप्लाइज टू वर्कर्स। एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये वर्कर के ऊपर। फर्क क्या होता है? वेल, प्राइमरली लाइक दिस, ये एम्प्लॉय है, इसके अंदर वर्कर है। सो एवरी वर्कर इज एन एम्प्लॉय, बट एवरी एम्प्लॉय इज नॉट अ वर्कर। ठीक है, यानी कि जो मैनेजर होते हैं वो वर्कर नहीं होते। वो मैनेजर एम्प्लॉय है, वर्कर भी एम्प्लॉय है, बट मैनेजर वर्कर नहीं है, ये फर्क होता है। तो एम्प्लॉय एनी पर्सन जो भी वेजेस पर काम करता है, चाहे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशन, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, कोई भी किसी भी प्रकार का काम करता है। ये सारे के सारे, इसमें सेल्स प्रोफेशनल और जर्नलिस्ट को भी इंक्लूड किया गया। पहले जर्नलिस्ट इंक्लूड नहीं होते थे, इनको तो बोलेंगे एम्प्लॉय। वर्कर कौन है? वर्कर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपीरियर वाले, सुपरवाइजर के जो रोल होते हैं। और किसी की भी अगर 15,000 रुपए से ऊपर की जॉब है और वो सुपरवाइजर है, तो बेसिकली उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ही वुड नॉट बी कॉल्ड एज अ वर्कर। इस बात का मतलब क्या हुआ? वर्कर्स जो होते हैं वो लोअर कैटेगरी में होते हैं, इनके पास लीगल चीजें नहीं होती है, लीगल हैंडल नहीं कर पाते हैं चीजों को आसानी, मतलब क्या नाम है, इनका लीगल प्रोटेक्शंस कम होती है। सो वी आर ट्राइंग टू, थ्रू दिस लॉ, टू इंश्योर प्रोटेक्शन टू दोज वर्कर्स। जो ये एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, या जो मैनेजर है, या जैसे सपोज कीजिए कि कोई सुपरवाइजर जिसकी तनख्वाह 16,000 रुपए है। ना एक सुपरवाइजर जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपए है, ये आदमी वर्कर कहलाया जाएगा। एक सुपरवाइजर जिसकी आदमी 16,000 है, ये आदमी एम्प्लॉय कहलाया जाएगा, वर्कर नहीं बोलेंगे इसको। फर्क क्या हुआ? वेल, ये जो 12,000 वाला है, जब उसके साथ कोई लीगल प्रॉब्लम होगी तो दिस एक्ट विल अप्लाई। और जो ये 16,000 वाला है, उसके पास दूसरे लीगल सॉल्यूशंस होंगे, ये वाले एक्ट के अंदर काम नहीं करेगा। गेट द पॉइंट? मोर स्पेसिफिकली जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो इसमें से इंक्लूड होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर आउट ऑफ दिस इज दैट कि वर्कर और एम्प्लॉयज के बीच में फर्क क्या होता है, राइट? दैट इज द कैच देयर। एम्प्लॉय सारे के सारे होते हैं एक्सेप्ट अप्रेंटिस, एक छोड़ के, ये बाहर रहेगा, अप्रेंटिस को हटा के। इनके लिए एक सेपरेट लॉ है, अप्रेंटिस एक्ट, उसको हटा दो, वो वर्कर नहीं होगा। सो एवरीबडी इज एन एम्प्लॉय। एंड देन इसी सेक्शन के नीचे एक आदमी को बोलते हैं वर्कर। वर्कर एनीबडी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, हायरार्की में जो ऊपर वाली जो मैनेजरियल पोजीशन है उसमें नहीं होता है। और अगर कोई सुपरवाइजर ऐसा आदमी है जिसकी सैलरी 15,000 रुपए से ऊपर है, तो वो 15,000 रुपए से ऊपर उसको एम्प्लॉय ही बोलेंगे, उसको वर्कर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ये इसके अंदर एक क्राइटेरिया बना रखा है। वर्किंग जर्नलिस्ट, सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी वर्कर्स, अगर उनकी सैलरी कम है तो। नाउ एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर आज के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे उनको भी बेसिकली एम्प्लॉयर की कैटेगरी में डाल दिया इस एक्ट के अंदर, राइट?
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पीएसयू, और जो इन सब के कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन सब का एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अलावा जो बाकी जो चीजें हैं उसका एम्प्लॉयर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। डेफिनेशन के लिए बता रहे हैं कि एम्प्लॉयर कौन होता है इन वर्कर्स का। एम्प्लॉयर, जब किसी के ऊपर कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा तो हु इज द एम्प्लॉयर? तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर होता था उसको एम्प्लॉयर नहीं माना जाता था, कि वो तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है। जैसे उसने लोगों को सैलरी नहीं देनी है। जैसे अगर मेरे को एक बिल्डिंग बनवानी है, मैं घर बनवानी है, मैं मजदूरों को बेसिकली हायर करना चाहता हूँ, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, वो मजदूर लेके आया 10, मैं कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता हूँ, वो मजदूरों को पेमेंट कर देता है। बट नाउ दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉयर। ग्रेट। एंड देन देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोर वेज, जो कि बेसिकली इस लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया था। फ्लोर वेज का मतलब होता है कि पूरे के पूरे देश की एक पर्टिकुलर लिमिट फाइन कर रखी है जिसके नीचे पैसे नहीं जा सकते। इसका अर्थ क्या है? इससे पहले क्या होता था कि पूरे देश के अलग-अलग राज्य अपनी अलग-अलग मिनिमम वेजेस रखते थे। सो लेट्स से कि हरियाणा की मिनिमम वेज पर डे की ₹250, राजस्थान की मिनिमम वेज पर डे की ₹300, उत्तर प्रदेश की मिनिमम वेज पर डे की 350 एंड सो ऑनवर्ड्स। हर एक राज्य की अपनी-अपनी मिनिमम वेज होती थी। नाउ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि एक नेशनल फ्लोर वेज होगा। नेशनल फ्लोर वेज जो डिसाइड किया जाएगा, किसी की भी मिनिमम वेज उससे नीचे नहीं हो सकती, ऊपर कितनी भी आप करना चाहो तो कर लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल करंटली आईएनआर जो है 178 रुपीस जो है पर डे के हिसाब से, यानी कि महीने के कम से कम नहीं तो 5300 रुपए बनने ही चाहिए बंदे के। इसको कहते हैं फ्लोर वेज। फ्लोर वेज यानी कि अगर कोई राज्य है, उसकी मिनिमम वेज 160 है, तो उसको घट घटा के बढ़ा के इमीडिएटली 178 से ऊपर ले जानी पड़ेगी। और अगर किसी की 250 है, तो उसको नीचे नहीं किया जा सकता, अब वो 250 ही रहेगी। दिस इज द डिफरेंस। मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स कैन नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। और अगर अभी एग्जिस्टिंग जो मिनिमम वेज है वो फ्लोर वेज से ज्यादा है, तो अब उसको रिड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। तो इससे पूरे के पूरे देश के लिए एक कंबाइंड फ्लोर वेज है कि उससे नीचे पूरे देश में किसी भी वर्कर को सैलरी नहीं, कम उससे पैसे नहीं दिए जा सकते हैं। राज्य अगर अपने चाहे तो मिनिमम वेज उससे बहुत ज्यादा या कितनी भी ज्यादा रख भी सकता है, डबल भी कितनी भी रख सकता है, वो अपनी उनकी चॉइस होती है। सो दीज आर इट। पेमेंट कैसे होंगी वेजेस की? आप कॉइन्स में, करेंसी के नोट में, चेक में, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में, ये सब आप बेसिकली कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो जरूरत पड़ने पर मैंडेटरी बना सकता है कि कई एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद पीरियोडिसिटी, वेज दी कैसे जाएगी? नाउ देर आर 4 वेज। आप पर डे की वेज डिसाइड कर सकते हो। अगर पर डे की वेज डिसाइड करोगे तो शिफ्ट के एंड में पैसे देने पड़ेंगे। आप हफ्ते के वेजेस पे रख सकते हो। अगर हफ्ते की वेजेस पे देने पड़ेंगे तो जो वीकली हॉलीडे होती है उससे पहले आपको पैसे देने हैं, जो मतलब पेमेंट करनी होगी। फोर्टनाइटली, 14 दिन की भी बेसिकली वेजेस की डिसाइड की जा सकती है। मतलब कि जैसे पर डे की वेज डिसाइड कर ली, तो मजदूर आए बोले कि पर डे के 500 रुपए, ऑलराइट पर डे के 500 रुपए, तो बट शिफ्ट के एंड में पैसे देने पड़ेंगे। सिमिलरली आप उसको हफ्ते पे दे सकते हो। आप बोलो कि एक हफ्ते के भाई मैं 3000 रुपए दूंगा, ठीक है, तो 3000 रुपए की जा सकते हैं। फिर आप उसको 2 हफ्ते की भी पेमेंट उसको उस पर रख सकते हो कि 2 हफ्ते के हिसाब से पैसे मिला करेंगे। एंड मंथली वेजेस भी किए जा सकते हैं। अगर मंथली वेजेस लगेंगे तो बिफोर एंड ऑफ द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो 1 से लेके 31 जुलाई तक काम कराया, 7 अगस्त से पहले पहले पैसे देने पड़ेंगे। ये स्पेसिफिकली पीरियोडिसिटी। इसके बाद नहीं हो सकते। मतलब यू कांट से समबडी कि भाई आधे दिन का काम करवाऊंगा, आधे दिन के पैसे, आधे दिन की वेजेस होंगी, नहीं। आप ये नहीं कह सकते 2 महीने काम कर लो, 2 महीने की वेजेस। ये पीरियोडिसिटी डिसाइडेड है। दीज आर दी ओनली 4 पॉसिबल वेज। और उनकी पेमेंट भी, उसका भी टाइमलाइन बता रखा है कि किस प्रकार से पेमेंट होगी। ऑल ड्यूज, अगर जॉब वॉब छोड़ दो तो वो बेसिकली लास्ट जो रिलीविंग डेट होता है उसके 2 दिन के अंदर अंदर बेसिकली आपको देनी पड़ेगी। रियली? मेरी कंपनी मेरे पैसे खा गई यार, 30-40 लाख रुपए, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैं वर्कर में नहीं आता शायद। ओवर टाइम वर्क और ऑथोराइज डिडक्शन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्सेस नॉर्मल वर्किंग डेज, आवर्स, वीकली रेस्ट एंड ओवर टाइम रेस्ट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ अपने तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर जो है वो है 48 घंटे प्रति हफ्ते। एक वर्कर से नॉर्मली आप 48 घंटे प्रति हफ्ते का काम करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि जो आपको सैलरी डिसाइड करनी पड़ेगी वो 48 आवर्स के हिसाब से डिसाइड होगी। डेली लिमिट, किसी भी दिन में 12 घंटे से ज्यादा का काम नहीं होगा। रेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, मतलब कि 12 घंटे में से 1 घंटे का रेस्ट भी है, तो टोटल 11 आवर्स का एग्जैक्ट वर्क से ज्यादा करवा ही नहीं सकते हो। उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर ओवर टाइम करवाओगे तो जो आपकी सैलरी या जो वेज डिसाइडेड है उसमें कम से कम ट्वाइस आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैक्सिमम ओवर टाइम, पहले
एक क्वार्टर यानी 3 महीने के अंदर-अंदर किसी आदमी को 50 घंटे का ओवरटाइम कराया जा सकता था। बट अब अगर आप चाहें तो वो ओवरटाइम बढ़ के 125 घंटे करवा दिया गया है, लेकिन सैलरी डबल देनी पड़ेगी उस ओवरटाइम के दौरान। तो कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, अब उसको ओवरटाइम करवाया, लेट्स से कि उसको 2 घंटे का ओवरटाइम कराया, तो उसको यहाँ पे डबल सैलरी, ये 2 घंटे के एक्स्ट्रा 8 घंटे जो उसकी वेज होगी उसके हिसाब से उसके पर आवर की सैलरी निकाल के डबल सैलरी उसको दी जाएगी। और अगर कोई ये 15 से 30 मिनट का भी एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा, दैट वुड बी काउंटेड एज द 30 मिनट्स ओवरटाइम। उसका 15 मिनट भी काम किया तो उसको 30 मिनट का काम माना जाएगा। जो ये छोटा-मोटा सेक्शन है, राइट? इसको पूरा का पूरा माना जाएगा। ऑथराइज्ड डिडक्शन, आप फाइन्स, एब्सेंस, अकोमोडेशन पे एडवांस कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है या जो दूसरे लॉ में नोटिफाइड ग्राउंड है उसके बेसिस पे डिडक्शन कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में 50% से ज्यादा सैलरी को डिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो किसी आदमी को 5,000 रुपए आपको सैलरी देनी है हर महीने की, और उस पे इतने फाइन लगा दिए कि उसकी सैलरी आपने बोला कि 4,000 रुपए कटेंगे, नहीं। मैक्सिमम जो डिडक्शन एक महीने के हो सकते हैं वो 2,500 रुपए से ऊपर, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में 2,500 50% से ऊपर नहीं हो सकते ऑफ द टोटल वेज इन द पीरियड, नॉट इवन द कंबाइंड। 5,000 में भी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो जो वेज की डेफिनेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा बोनस वोनस है उसको काउंट करके नहीं। यार एक बार मैंने एक मेरी इनअप्रोप्रिएट रील वायरल हुई थी, मेरे तो पैसे भी काट लिए थे आधे से ज्यादा। आई वाज नॉट वर्किंग एट राइट। एप्लीकेबल टू ऑल, बट मैं फिर वर्कर नहीं आता शायद, मेरे ऊपर वैलिड था। एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज रिगार्डलेस ऑफ द वेज सीलिंग, ये सब पे अप्लाई होता है। ओह, ये होता है मेरे पास, ओ माय गॉड, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी एम्प्लॉय। वेज से फर्क नहीं पड़ा, एवरी सब पे अप्लाई होता था। गॉड डैम इट, दे जस्ट चीटेड मी मैन। आई हैड एब्सोल्युटली नो इन्फॉर्मेशन ऑफ माय ओन राइट्स। इसी के बाद बोनस की बात, वेज इज नॉट एक्सीडिंग नोटिफाइड मंथली अमाउंट एटलीस्ट 30 डेज वर्क इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो भी आदमी एक साल में 30 दिन से ऊपर काम कर चुका है उसको बोनस मिलेगा। ओके, एक साल में 30 दिन से काम कर चुका है उसको बोनस मिलेगा। उनके ऊपर एस्टैब्लिश होता है जिनके कम से कम नहीं तो 20 एम्प्लॉई हैं, यानी कि अगर सिर्फ 15 एम्प्लॉई है तो उसको बोनस नहीं देना, लेकिन अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं तो उसको बोनस देना है। सेकंड, 8.33 ऑफ द वेजेस और ₹100 whichever इज हायर, ये बोनस देना है। ये स्टैट्यूटरी बोनस बोनस है। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई कंपनी है, वो 25 वर्कर हैं उसके अंदर टोटल, ठीक है? तो 25 वर्कर्स अगर वहां पे 30 दिन से ज्यादा इस साल काम कर चुके हैं, तो उनको लास्ट में मिनिमम नहीं तो 8.33% उनकी एनुअल सैलरी का बोनस मिलेगा। तो अगर इनकी पूरी की पूरी सैलरी लेस से मान लेते हैं हम 10,000 रुपए हर महीने दे रहे थे, तो 1,20,000, 1 लाख मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो 1 लाख इनको पूरी साल की सैलरी मिली, तो लास्ट में इनको एक 8,300 रुपए का बोनस जरूर देना पड़ेगा, दैट इज नेसेसरी, राइट? अगर और ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ है तो भी बोनस पड़ेगा। ये किसी भी सिचुएशन में रिगार्डलेस ऑफ द एलोकेबल सरप्लस, चाहे प्रॉफिट है चाहे कुछ भी नहीं है, दिस इज एन एक्स्ट्रा बोनस जो कि वर्कर्स को देना पड़ेगा। ये एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल नहीं है। पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 21,000 रुपीज, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एम्प्लॉइज। मैक्सिमम बोनस जो है वो 20% हो सकता है, मिनिमम जो है 8.33 देना ही देना है। और ये एक्सग्रेशिया, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनसेस, ये अगर आप देना चाहें, दिस इज अबव एंड बियॉन्ड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हाँ, इफ समबडी इज कन्विक्टेड ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट तो उसको बोनस देने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इस चीज के लिए, राइट? सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल ओनली टू वर्कर्स, वर्कर्स जो कि हमारे इस एक्ट की डेफिनेशन में आते हैं, राइट? सेकंड, इनकी सैलरी जो है वो 21,000 से कम होनी चाहिए। वर्कर्स की 21,000 से कम सैलरी होगी तभी बेसिकली वो एप्लीकेबल होगा। 21,000 से जो ऊपर है उनके ऊपर ये बोनस वाला यानी कंपल्सरी बोनस वाला जो प्रोविजन वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शंस एंड द ग्रीवांस रिड्रेसल, ठीक है? एम्प्लॉय जो है वो, एक एम्प्लॉयर जो है वो वेज बेनिफिट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। पैसा पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, इसका बर्डन जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर होगा, ना कि एम्प्लॉय के ऊपर। सेकंड, इंस्पेक्टर्स जो थे, जो चेक किया करते थे, उनका नाम बदल के इनको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रख दिया गया है, जिनका पर्पस होगा ये सब कुछ चेक करना, कोड ऑन वेजेस की बेसिकली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फैसिलिटेटर्स एडवाइज एम्प्लॉयर्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई नॉन कंप्लायंस बिफोर प्रोसिक्यूशन। और अभी जैसे किसी ने कंप्लेन कर दिया है सैलरी का, बोनस का, या कुछ गलत कर दिया है, तो ये फैसिलिटी जो इंस्पेक्टर हैं ये जाके सीधा जेल नहीं करेंगे, उनको उनके ऊपर फाइन नहीं लगाने की कोशिश करेंगे। रादर दे वुड बी लाइक कि भाई इसको सॉल्व कर दो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन वी आर ओके विद दैट, ठीक है? अगर ये जो भी आपकी तरफ से प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्व हो रही है तो ठीक है, विल नॉट प्रोसिक्यूट यू। और अगर नहीं करोगे तो देन हम फिर स्टेप्स लेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, प्रोसिक्यूट करेंगे। तो मतलब वो फैसिलिटेटर है। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर भी इलीगली प्रेशर नहीं बनाना है।
उनको मौका दिया जाएगा, दिस इज अ प्रॉब्लम, यू वांट टू सॉल्व इट, हम कोई केस वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। रिपीटेडली करे जा रहे हो तो ऑब्वियसली विल एक्चुअली टेक एन एक्शन। वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस भी पॉसिबल है। सो सीधी सी बात है कि ओवर टाइम की ट्वाइस पेमेंट कंपलसरी है। 50% का डिडक्शन कैप है कि पूरे महीने के अंदर कितने भी डिडक्शन हो, सैलरी के 50 वेज के 50% से ज्यादा नहीं काटे जा सकते। अगर कोई ड्यू है, अगर आपने जैसे कंपनी छोड़ दी है तो 3 साल के बाद भी बेसिकली आप क्लेम कर सकते हो। अगर जैसे आपने आज कंपनी छोड़ी है और आपकी पेमेंट बची हुई है वहां पे 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए, कुछ लोगों की लाखों में भी बची होती है, वो बची हुई है, तो आप कब तक केस कर सकते हो उनके अगेंस्ट? बिल 3 साल का आपके पास समय है, 3 साल का क्लेम पीरियड। और अगर जॉब छोड़ी है तो कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 दिन के अंदर अंदर फाइनल सेटलमेंट करे, लास्ट वर्किंग डे पे। देन 8.33 मिनिमम बोनस है आपका, ये वर्कर्स के लिए, दिस डजंट अप्लाई टू एम्प्लॉय। ठीक है, ये गारंटीड मिनिमम एनुअल बोनस रिगार्डलेस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रॉफिट, ओनली अप्लाइंग टू वर्कर्स, नॉट टू एम्प्लॉयज। जेंडर इक्वल पे होती होती रहेगी। नाउ 3 इयर्स का क्लेम बढ़ा दिया गया, ये मैंने बता दिया है। क्लेम अगर जब होगा तो विद इन 3 मंथ्स डिसाइड करना पड़ेगा। 3 महीने में डिसाइड होकर अपील भी बेसिकली सिर्फ 3 महीने में की जाएगी। एम्प्लॉयर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा सकता जिसमें एम्प्लॉय जो है वो अपने ही राइट्स को बेसिकली नल एंड वॉइड, अपने ही राइट्स को वेव ऑफ कर दे। वही सपोज करो कि किसी एम्प्लॉयर ने साइन करवा लिया कि मैं आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं करूंगा अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये पहले से ही नल एंड वॉइड काउंट कर लिया जाएगा। विल नॉट बिलीव इन दैट। एंड देन देर आर ग्रेडेड पेनल्टीज फॉर द कॉन्ट्रवेंशंस। इसका मतलब ये है कि हर सब्सिक्वेंट जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, हर सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम पे उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। पहले कुछ किया तो इंस्पेक्टर जो है वो फैसिलिटेटर के काम करके उसको सॉल्व कराएगा रादर देन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। दूसरी बार किया फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन, 1 महीने की जेल होगी, फिर अगली बार फिर से पाया तो 3 महीने की जेल। सो देर आर ग्रेडेड पेनल्टीज। मैक्सिमम 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन 1 लाख रुपए तक का लग सकता है। फर्स्ट टाइम ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट की जरूरत नहीं है, वो उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कुछ एक्शन लेने से पहले अगर आप कंप्लाई करना चाहो तो कंप्लाई कर सकते हो। अगर सिमिलर ऑफेंस 5 साल के अंदर दोबारा से आ गया तो फिर उसके बाद वो डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन की जाएगी। राइट। सो जनरली स्पीकिंग फाइन्स बढ़ाए गए हैं। इम्प्रिजनमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस तभी होगा, इम्प्रिजनमेंट तभी की जाएगी जब सब्सिक्वेंट बंदा रिपीटेडली ऑफेंस कर रहा है। फोकस ये है कि इकोनॉमिकली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं तो नहीं। दैट इज इट रियली। अब एक बार इसको इस वाले कोड के इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा जो ये कोड है 2019 में बेसिकली नोटिफाई किया गया था, यानी कि ये सब्ज्यूम कर रहा था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी करनी है मिनिमम वेजेस का, और सारे के सारे वर्कर्स को टाइमली पेमेंट की जा सके। कम से कम नहीं तो 50 करोड़ से भी ज्यादा वर्कर्स को ये इम्पैक्ट करता है देश के। तो हमारे देश में वर्कर्स ही हैं, एम्प्लॉयज बेसिकली कम। ये 4 एक्ट हैं: पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। ये चारों के चारों जो एक्ट हैं इनको स्पेसिफिकली सब्ज्यूम कर दिया। अब ये खत्म हो जाएंगे। जब ये कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये चारों के चारों रिप्लेस हो जाएंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ सकते हैं बट उसके बाद अब इनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेजेस के बारे में ये क्या बोलता है। तो वेजेस की यहाँ पे डेफिनेशन आएगी। वेजेस होता क्या है यार? वेजेस वो होता है जो कि बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये 3 कंपलसरी हैं इंक्लूजन। जिस जब जब हम बोलेंगे इसकी वेज कितनी है तो ये तीनों को इंक्लूड करके बताओगे। और जो कुछ और है एक्सक्लूड करना है, मतलब कि यू विल नॉट से कि भाई ओवर टाइम है, कन्वेनियंस अलाउंस है, स्टैट्यूटरी है, घर का कोई अलाउंस होता है, पेंशन का है, ग्रेट्युटी, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट के लिए पैसे होते हैं, दोज थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी वेज, वो नहीं काउंट करेंगे हम। तो 50% रूल क्या है? ये जो वेज है ये कम से कम नहीं तो 50% होनी चाहिए टोटल ग्रॉस सैलरी की। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं तो आपको 40,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस के दे रहा हूँ और 10,000 रुपए की आपकी सैलरी है, तो टोटल 50,000 हो गए, ज्वाइन कर लो। नो, 25,000 मिनिमम सैलरी मानी जाएगी इसमें, मिनिमम वेज मानी जाएगी, बाकी 25,000 आपका अलाउंस माना जाएगा, लाइक दैट। एम्प्लॉय और वर्कर, एम्प्लॉय कोई भी होता है, ठीक है, एवरीबॉडी इज एन एम्प्लॉय, अप्रेंटिस को छोड़ के। एक अप्रेंटिस को इंक्लूड नहीं करना, ये सबसे अलग है। तो दिस इज एन एम्प्लॉय, इसके अंदर वर्कर और ये बाहर बैठा हुआ है अप्रेंटिस। ठीक है, ये 3 सेक्शन आ गए। ये एम्प्लॉय हो गया, ये वर्कर हो गया और ये बेचारा अप्रेंटिस हो गया। तो अप्रेंटिस को छोड़ के कोई भी आदमी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, कोई भी किसी टेक्निकल, क्लरिकल कोई भी काम कर रहा है, दैट विल बी द एम्प्लॉय। डेफिनेशन इज कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लिसिटली इंक्लूडिंग सेल्स प्रोफेशनल एंड जर्नलिस्ट। इनको अलग से एक्चुअली लिखा हुआ है क्योंकि ये पहले इंक्लूडेड नहीं थे एम्प्लॉय। दूसरा वर्कर, ये स्पेसिफिकली उनको कहते हैं, अप्रेंटिस को हटा दो,
उनको जो कि मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी काम कर रहे हैं, लेकिन हटा रहे हैं इसमें से जो आदमी मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का हो, और सुपरवाइजर के साथ एक एंगल बना हुआ है। 15,000 से नीचे की सैलरी है तो वर्कर होगा, 15,000 से ऊपर की सैलरी है तो एम्प्लॉय माना जाएगा। यही क्वेश्चन इससे आएगा। एम्प्लॉयर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स को बढ़ा दिया गया था, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो पीएसयूज, टेलीकम्युनिकेशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनसे रिलेटेड इन इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होंगे, उनका एम्प्लॉयर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने वाले ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लोर वेज का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज लाइक ए मिनिमम वेज फॉर द होल कंट्री। पूरे कंट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फ्लोर वेज, एंड वो परमानेंट सबका रहेगा। एंड द की प्रोविजंस ऑफ द कोड, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, कवरेज है, फिक्सेशन एंड द रिवीजन ऑफ द मिनिमम वेज है। ठीक है, ये जो रिवीजन है ये हर बार 5 साल, मतलब इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो रेगुलरली, बट मिनिमम 5 साल में एक बार रिवीजन होना होना कंपलसरी हो गया है। पेमेंट ऑफ वेजेस में वेज पीरियड सिर्फ 4 हो सकते हैं, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। हर एक की डेडलाइन है, अगर डेली सैलरी दो वेज दोगे तो शिफ्ट एंड पे उसको पैसे देने हैं, वीकली दोगे तो लास्ट वर्किंग डे पे देना पड़ेगा, वर्किंग यानी छुट्टी पे नहीं है। तो अगर आपने वीकली वेज डिसाइड कर रखी है, तो 6 दिन काम करेगा वो आदमी, 6 से 8, 6 48 घंटे काम कर सकता है, तो सैटरडे को देने पड़ेंगे। ये मत कहना कि संडे को मिलेंगे या संडे के अगले दिन मिलेंगे। यू हैव टू गिव इट सिमिलरली फोर्टनाइटली, विद इन 2 days आफ्टर फोर्टनाइट एंड, और मंथली पे 7वें दिन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप है। फाइनल सेटलमेंट, अगर कोई जॉब छोड़ देता है तो 2 दिन के अंदर अंदर उसके सारे के सारे ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए। दैट हैज बीन वर्कर्स के लिए, डजंट अप्लाई टू एम्प्लॉइज। ओवर टाइम वर्क एंड रेम्युनरेशन, अगर कोई करता है ओवर टाइम, कोई करता है तो डबल उसको पैसे मिलेंगे। पहले 50 घंटे काम अलाउड था, अब 125 घंटे तक का भी एक क्वार्टर में एक्स्ट्रा काम ओवर टाइम कोई करना चाहे तो कर सकता है, पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑथोराइज्ड डिडक्शंस, डिडक्शंस अलाउड हैं। कौन कौन सी अलाउड हैं भाई? कोई आदमी एब्सेंस है, एब्सेंट हो गया, ड्यूटी पे नहीं आया, रिकवरी फॉर अकोमोडेशंस। क्रिटिकल सेफगार्ड ये है कि मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट फाइल कर रखी है कि किसी भी सिचुएशन में पूरे महीने के 50% से ज्यादा वेजेस नहीं काट सकते हो। मतलब पता चला इतने पैसे काट ले कि 50% से ज्यादा, इतना नहीं पॉसिबल है। दैट इज इट। सो ऑनवर्ड्स, मिनिमम बोनस है। कोई भी कंपनी जिनकी 20 एम्प्लॉइज है मिनिमम, उनके वहां पे जो वर्कर होंगे उनको बोनस मिलेगा साल में। फिक्स है, मिनिमम 8.33 बोनस मिलना ही मिलना है, और ₹100 विच एवर इज हायर। अगर बहुत ही बुरी हालात हो गई है, ₹100 का क्या लिखेंगे यार? 100 तो किसी भी सिचुएशन में आएगा ही नहीं। अगर तुम मिनिमम सैलरी किसी को दे रहे हो, तो मिनिमम सैलरी में 8% ₹100 कैसे आएगा? तो इसका मतलब तो कुछ तो गड़बड़ी है, इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया, और होना चाहिए 1000 होना चाहिए था यहाँ पे। नेवरदलेस, कैप्ड एट 20%, मैक्सिमम भी कर रखा है, 20% से ज्यादा बोनस देना भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर कोई आदमी कन्विक्ट हो जाता है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसको कोई बोनस वोनस मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, दीज आर द थिंग्स, पेनल्टीज फॉर द नॉन कंप्लायंस। ठीक है, दिस इज इट। ये है यार हमारा, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ये हमारा पर्पस है। एक हमने ये कर लिया, एंड इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बट रिमेंबर, हमें ये भी करने हैं, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल, ये इकट्ठे करेंगे। लाइक इसको अब ऐसे अलग अलग करके एक एक लॉ नहीं है, विल डू इट टुगेदर। नाउ द नेक्स्ट वन, विल डू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। एटलीस्ट ये 4 कोड तो मैं आपको यूट्यूब पे करवा ही देता हूँ। राइट, बाकी जो होंगे सारे के सारे कोड जो हैं वो मैं बेसिकली आपको इस कोर्स में करवा दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट डॉक्टर यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना, ये कोर्स वाला सेक्शन मुझे भी नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ईपीएफओ पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। विल डू ऑल द क्लासेस देयर। कोई और अपडेट, कोई और कंफ्यूजन या कोई और सवाल होते हैं यार, यहाँ पे क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो उससे।